हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिटिश काल में विऔद्योगिकीकरण पर बात करेंगे, जिसको हम ब्रिटिश की अनऔद्योगिकीकरण की नीति भी कहते हैं। इसके लिए हमारे को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा और हमें ये देखना होगा कि मुगल काल में उद्योगों की क्या दशा थी। हम मुगल काल की बात करें तो भारत उस समय औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी विकसित था और भारत में कई तरह के उद्योग अस्तित्व में थे और व्यापार भी इन उद्योगों पर ही निर्भर था। मुगल काल में आगरा, बनारस, बीदर ये मुख्य व्यापार के केंद्र थे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो गुजरात, बंगाल, बिहार और उसके कई नगर ऐसे थे जो वस्त्र बुनने के केंद्र थे। ढाका में बनाया गया मलमल या रेशमी वस्त्र, मलमल और रेशमी वस्त्र, क्योंकि मलमल एक महीन कपड़ा होता है जो आजकल हम अस्तर में काम में लेते हैं, तो मलमल और रेशमी वस्त्र काफ़ी प्रसिद्ध थे। कश्मीर में शॉल बनाए जाते थे। अलवर, फतेहपुर सीकरी और जोधपुर में कालीन बनाए जाते थे। छपे हुए कपड़े, जैसे हम छीट के कपड़े भी कहते हैं, उसके लिए सिरौंज, अहमदाबाद, आगरा, बुरहानपुर और बरार ये काफ़ी प्रसिद्ध और उल्लेखनीय स्थान थे। आरसी दत्त के अनुसार बुनाई का काम उस समय एक राष्ट्रीय उद्योग माना जाता था और कताई का काम भी देश के लाखों घरों की औरतें किया करती थी। राजपूताना सोने और चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा और कुछ अन्य स्थल ऐसे थे जो चमड़े के उद्योग के लिए विकसित थे। कई स्थानों पर चंदन की लकड़ी का काम भी होता था। बनारस, नासिक, पूना, तंजौर, अहमदाबाद पीतल और तांबे के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। वहीं हम देखते हैं कि भारत में जहाज बनाने की जो कला थी वह भी काफ़ी विकसित हो चुकी थी और भारतीय इसमें दक्ष थे। यूरोपीय यात्री काउंटी जो भारत में आया था, उन्होंने लिखा है कि जितने बड़े बड़े जहाज भारत में बनाए जाते हैं उतने तो यूरोप में भी देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ नगर तो भारत में कई अनेक एक ही नहीं वरन अनेक उद्योगों के केंद्र थे। आगरा में कहा जाता है कि उस समय लगभग 100 उद्योग पनप रहे थे। ये उद्योग न केवल देशवासियों की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, वरन इनका एक्सपोर्ट जो था वह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में किया जा रहा था और इनकी मांग भी ज़बरदस्त थी। सूती वस्त्र, रेशमी कपड़ा, हीरा, जवाहरात, गरम मसाला, श्रृंगार प्रसाधन, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं, इत्र, तेल आदि ऐसी वस्तुएं थी जिनका निर्यात किया जा रहा था। व्यापारियों के रूप में भारत के कई, अकबर के समय से ही हम देखते हैं कि उसने अपने राज्यों की राजधानी में महत्वपूर्ण कारखाने स्थापित किए हुए थे और इन कारखानों की देखरेख राजा के द्वारा ही की जा सकती थी। बर्नियर ने ऐसे कारखानों का जिक्र करते हुए लिखा है कि इन कारखानों में दस्तकारों को इनाम देकर के प्रोत्साहित भी किया जाता था। साथ ही उनको रहने के लिए मकान दिए जाते थे और वे उन मकानों में भी दस्तकार लोग काम किया करते थे। दस्तकारों को इस समय ददानी यानी कि अग्रिम राशि देने का भी कार्य किया जाता था, ताकि वे अपने उत्पादन से संबंधित माल को खरीद सकें और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकें। लेकिन ये माल उनको वे व्यापारी देते थे जो अपना माल उनसे तैयार करवाते थे। अतः ये तैयार माल सिर्फ उन्हें ही दिया जाता था
जो उनको अग्रिम राशि दिया करते थे। उस समय भारत के गांव की जनता की आवश्यकताएं बहुत ही न्यूनतम थीं और उनकी पूर्ति स्वयं अपने ही गांव में हो जाया करती थी। A.R. देसाई की पुस्तक में अगर हम देखें तो वो लिखते हैं कि एक गांव जो था वह एक सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर इकाई हुआ करता था। एक कृषक की जो उपज होती थी वह अपने लालन पालन के पश्चात जो उसका कुछ भाग होता था वह कर के रूप में राजा के द्वारा वसूल कर लिया जाता था। अतः वह स्वयं अपने गांव से बाहर शहर की चीज़ें खरीदने के लिए सक्षम नहीं होता था और गांव के जो दस्तकार होते थे वे ही उसकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। जैसे कि आवश्यक उपकरण खेती के जो भी बनते थे वे गांव में ही तैयार हो जाते थे। इस तरह से बढ़ई, लोहार, चर्मकार, कुम्हार ये सभी गांव के ही होते थे और वे गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। उस समय पारिश्रमिक जिन्स के रूप में यानी कि वस्तुओं के रूप में दिया जाता था। कई बार उनको अनाज बदले में दे दिया जाता था और या फिर उनको इनाम के लिए कुछ पैसा भी दे दिया जाता था। कृषि उद्योगों पर आधारित कृषि पर आधारित जो उद्योग होते थे उसमें तेल, अफीम और नशीले पेय पदार्थों का स्थान प्रमुख था। चीनी और नील का उत्पादन भी उस समय काफ़ी हुआ करता था। खनन उद्योगों की दृष्टि से भी भारत बेहद समृद्ध देश था। हम अगर ब्रिटिश कालीन 1918 की रिपोर्ट देखें जिसमें औद्योगिक आयोग का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार जब पश्चिम में उद्यमशील व्यापार भारत में प्रथम बार प्रविष्ट हुआ था उस समय इस देश का औद्योगिक विकास किसी भी दृष्टि से कम नहीं था और यूरोपीय दृष्टि से तो बिल्कुल भी घटिया नहीं था, बल्कि यहाँ पे वे लोग लोहे और तांबे के मामले में आत्मनिर्भर थे और पश्चिम एशिया के सभी प्रमुख देशों को ये यहाँ से भारत से तलवारें जाया करती थीं। इस तरह से हम देखते हैं कि न केवल लोहे के उद्योग में वरन कपड़े के उद्योग में भी भारत सबसे अधिक आगे था और हम ब्रिटिश काल में देखते हैं कि कंपनी ने वस्त्रों के निर्यात का यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा भी उठाया था। मांग की अपेक्षाकृत पूंजी निर्माण की गति धीमी थी और तकनीकी साधनों के अभाव के कारण समग्र रूप से मुगल काल में औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास थोड़ा धीमी गति से ज़रूर हुआ था, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक समृद्धि उस समय भारत में काफ़ी अधिक थी और भारत एक आत्मनिर्भर देश था। बल्कि भारतीय इतिहासकार तो यह मानते हैं कि ब्रिटिश के आगमन से या ब्रिटिश के भारत में आने से साम्राज्यवादी शोषण की जो व्यवस्था है वह ज़्यादा बड़ी हुई थी और वह ज़्यादा तेज़ी से विकसित भी हुई थी और उन्होंने अपनी औद्योगिकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ के उद्योगों को नष्ट करने की नीति भी अपनाई थी। साम्राज्यवादी शोषण प्रणाली जो थी उसने यहाँ की आर्थिक विकास को पूर्णतया अवरुद्ध कर दिया था। इस बैकग्राउंड में अब हम अनऔद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम विऔद्योगिकरण का अर्थ हमें समझना होगा। विऔद्योगिकरण क्या है? यानी कि निरंतर लगातार चलती जा रही औद्योगिक अवनति या गिरावट ही गिरावट की जो प्रक्रिया चल रही है वह ही अनौद्योगिकरण है। औद्योगिकरण का उत्थान या पतन
की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। पहला यह कि राष्ट्रीय आय में उद्योग का कितना भाग है, और दूसरा यह कि कितने प्रतिशत लोग अब उद्योगों पर आश्रित हैं। जब इसकी बढ़त होगी तो इसका मतलब हमारे यहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, यानी कि राष्ट्रीय आय में उद्योग से जितना इजाफा हो रहा है या बढ़त हो रही है, और कितने लोग इन उद्योगों पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर इसकी बढ़त हमें निरंतर दिखती जाती है तो हम देखते हैं कि उद्योग जो तब हम यह मानते हैं कि उद्योग प्रगति पर था या औद्योगिकरण चल रहा है। परंतु इसके पतन से हमें यह पता चल जाता है कि अनौद्योगिकरण शुरू हो चुका है। ब्रिटिश शासन में उद्योग, विशेषकर हस्त उद्योगों का बहुत तेज़ी से विनाश हुआ था। भारत